आप सभी का स्वागत है तथागत एडुजोन पर। पिछले लेक्चर में हमने भारत में जो विभिन्न क्रांतियां हैं उनके बारे में बात की थी, कृषि से रिलेटेड जो थी। आज हम उसके आगे बात करेंगे कि बेरोज़गारी के कितने प्रकार होते हैं। तो हम देखते हैं जो पहली बेरोज़गारी है वो है चक्री बेरोज़गारी। यह बाज़ार में उत्पन्न मंदी के कारण मांग की कमी से उत्पन्न होती है और मांग बढ़ने पर समाप्त हो जाती है, जैसे विकसित देशों में। उसके बाद दूसरी है घर्षण जनित बेरोज़गारी। तो इसमें कहा गया कि जब एक रोज़गार को छोड़कर दूसरे रोज़गार के मध्य की जो अवधि होती है उसमें घर्षण जनित बेरोज़गारी आती है। फिर तीसरी है संरचनात्मक बेरोज़गारी। यह किस तरीके से होती है, तो इसको देखते हैं कि कौशल की कमी, योग्यता, रोजगार के अनुरूप काम न मिल पाने की स्थिति में ही ये संरचनात्मक बेरोजगारी होती है। फिर एक मौसमी बेरोजगारी। इसमें क्या है, तो कृषि क्षेत्र में मौसम के अनुसार काम तथा शेष समय में बेरोजगारी, खास करके ये एग्रीकल्चर रिलेटेड वाली बेरोजगारी जो है मौसमी। उसके अगली है प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कृषि से ही रिलेटेड ज़्यादातर है। इसमें देखते हैं कि किसी काम में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए लोग, जिनको निकालने पर उत्पादन स्तर समान रहे। तो खास करके कृषि में देखते हैं कि जिससे जो परिवार का पूरा परिवार लगकर खेती करता है उसमें जो ज़रूरत कम की होती है, ज़्यादा लोग लगे होते हैं, वहाँ पर इस तरीके की स्थिति देखी जाती है। अगला है अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण जो वक्र हैं, ये क्या क्या इंडिकेट करते हैं। तो पहला है लॉरेंज वक्र। ये धन और आय की जो विषमता है उसके अध्ययन से संबंधित है, ये भी पूछा गया है। फिर गिनी गुणांक क्या है, तो यह लॉरेंज वक्र द्वारा आय की जो विषमता की माप है उसको दर्शाता है। तो जब लॉरेंज वक्र बनता है उसमें आय विषमता वाला जो ये क्षेत्र होता है ये गिनी गुणांक द्वारा दर्शाया जाता है। कुजनेट्स वक्र क्या है, तो जीडीपी बढ़ने पर शुरू में आर्थिक असमानता बढ़ती है और एक बिंदु के बाद आने के बाद असमानता जो है घटने लगती है। ये शुरुआत में होता है, जब अर्थव्यवस्था जैसे जैसे बढ़ती है उसमें ये प्रभाव देखा जाता है। अगला है कि पर्यावरण कुजनेट्स वक्र क्या है, तो जीडीपी बढ़ने पर शुरू में पर्यावरण क्षति बढ़ती है और एक बिंदु के बाद क्षति घटने लगती है, जैसे हम विकसित देशों में देखते हैं। देखो कुजनेट्स वक्र भी यू आकार का उल्टा होता है, ये भी पूछा गया है, इसका भी आकार उल्टा ही होता है। इन दोनों में लगभग देखा जाए एक ही तरीके का है कि जब अर्थव्यवस्था विकासशील से विकसित होती है तब ऐसा देखा जाता है। फिर थॉमसन फिलिप्स वक्र क्या है, तो महंगाई बढ़ने पर बेरोजगारी घटती है, अर्थात बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की दरों के बीच जो है व्युत्क्रम संबंध होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है। अगला है लॉफर वक्र क्या है, तो शुरू में करों की दर बढ़ाने पर कर राजस्व में वृद्धि होती है, परंतु एक सीमा के बाद करों में जो वृद्धि करने पर राजस्व में गिरावट होने लगती है, ये भी उल्टा होता है। इसको जो एक तरीके से कहा, जो सीमांत एरिया है वहाँ पर जाने के बाद जो कर हैं बढ़ाने के बाद भी, जो कर की दर बढ़ाने के बाद भी कर जो है जो इन संग्रहित होता है वो कम हो जाता है। अगली है पंचवर्षीय योजनाओं में प्राथमिकता के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसकी ये किसके मॉडल पर आधारित थी, तो हैराल्ड डोमर मॉडल जो था उस पर आधारित थी। इसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। इसका वर्ष कौन सा था, तो 1951 से 56 तक था। दूसरी पंचवर्षीय जो योजना है ये नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। उद्योग जो क्षेत्र है उसको प्राथमिकता दी गई थी। इसमें देखो भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की स्थापना की गई थी। पूछता है भिलाई किसके सहयोग से, और दुर्गापुर किसके सहयोग से, राउरकेला जर्मनी की सहयोग से था, दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से था। भिलाई जो था ये कहाँ है, किसके, उसके यूएसएसआर यानी कि रूस के सहयोग से। भिलाई छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर है ब्रिटेन पश्चिम बंगाल में, और राउरकेला कहाँ है, उड़ीसा में है। तीसरी पंचवर्षीय जो योजना रही है ये 1961 से लेकर 66 तक रही है। ये गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। इसमें कृषि और उद्योग दोनों को वरीयता दी गई है। 1964 में पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो आयरन स्टील जो कंपनी है उसकी स्थापना की गई थी, इसी पंचवर्षीय योजना में, तीसरी वाली में। चौथी जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें क्या था, तो ये 1969 से 74 तक रही थी। बीच में 3 साल का योजना अवकाश रहा था। ये 66 से देखते हैं 69 तक जो है योजना अवकाश रखा गया था। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या है, तो स्थिरता के साथ विकास, आय में असमानताओं को समाप्त करना। तो स्थिरता के साथ विकास चौथी पंचवर्षीय योजना का नारा था और आय असमानताओं को समाप्त करने पर बल दिया गया था। इसी समय देखते हैं कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण 14 बैंकों का किया गया है। और पांचवी पंचवर्षीय योजना में क्या है, तो 1974 से लेकर 79 तक रही है। इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गरीबी उन्मूलन और जनसंख्या नियंत्रण वाला जो है किस पे, तो गरीबी उन्मूलन का नारा जो है पांचवी पंचवर्षीय योजना का ही मेन नारा था। फिर आगे देखते हैं नदी घाटी परियोजना और उनकी अवस्थिति कहाँ कहाँ है। तो बदायूं सिंचाई परियोजना कहाँ है, रामगंगा नदी पर है, यूपी की है। गोकुल बैराज परियोजना यमुना नदी पर है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है।
पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर है और माता टीला परियोजना कहाँ है, ये बेतवा नदी पर है, ये झांसी के आसपास बनी है। फिर अगला है उत्तर प्रदेश में नदियों के किनारे स्थित जो शहर हैं उनकी स्थिति दी गई है। तो गोमती नदी के किनारे कौन कौन से शहर हैं, लखनऊ है, जौनपुर है, सुल्तानपुर है। यमुना नदी के किनारे कौशाम्बी है, मथुरा है, वृंदावन, आगरा, इटावा, हमीरपुर। राप्ती के तट पर कौन है, गोरखपुर शहर है, बलरामपुर है, बहराइच है और श्रावस्ती है। गंगा के किनारे बिठूर, वाराणसी, प्रयागराज, कन्नौज, फर्रुखाबाद, गाजीपुर, कानपुर, मिर्ज़ापुर आदि जो शहर हैं ये गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। फिर आगे देखते हैं भारत और उत्तर प्रदेश जनगणना जो तथ्य हैं उससे रिलेटेड क्या क्या है। तो भारत और उत्तर प्रदेश में साल 2011 की जनगणना के मुताबिक शहरी और ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत है, तो भारत में जो शहरी आबादी का प्रतिशत कितना है, 31.16%। ये RO में आया था 2023 वाले में, एग्जैक्ट डाटा ये नहीं दिया था, तो 31.20 दिया था, इनमें से कोई नहीं वो माना था। तो कितना है, 31.16% है। ग्रामीण आबादी का प्रतिशत कितना है, तो 68.84% है जो भारत का है। उत्तर प्रदेश में शहरी आबादी जो है कितनी, 22.27% है और ग्रामीण आबादी जो है वो कितना है, तो 77.73% है। ये डाटा पूछा जाता है जनगणना वाले में। फिर उत्तर प्रदेश के ताप विद्युत ग्रह जो हैं इनसे भी पूछा जाता है कौन कोयला पर आधारित है, कौन गैस पर आधारित है, इस तरीके से मिलान कर देता है। तो अनपरा जो है ताप विद्युत ग्रह है, सोनभद्र में है। दादरी ताप विद्युत ग्रह है, गौतम बुद्ध नगर में है, ये गैस आधारित है। मेजा ताप विद्युत ग्रह प्रयागराज में है। सिंगरौली ताप विद्युत परियोजना जो है ये सोनभद्र में है। टांडा ताप विद्युत परियोजना कहाँ है, ये अम्बेडकर नगर में है। आंवला ताप विद्युत परियोजना बरेली में है, ये भी गैस आधारित है। तो कौन सा है, दादरी और जो आंवला ताप विद्युत परियोजना है ये दोनों गैस आधारित हैं। हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना अलीगढ़ में है। उसके बाद में आगे देखते हैं कि यूपी के जो वन्यजीव विहार हैं इनका क्या क्या स्थिति है। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहाँ, चंदौली में है, 1957 में स्थापित हुआ था। किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी 1972 में स्थापित हुआ था। करतनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच में है 1975 में। रानीपुर वन्यजीव विहार बांदा में है, 1970 में स्थापित हुआ था। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार कहाँ है, ललितपुर में है, ये सबसे छोटा है। फिर अगला है उत्तर प्रदेश का जो नाम परिवर्तन हुआ है उसका क्रम दिया है, कब कब हुआ है। तो उत्तर पश्चिम प्रांत 1836 में था। अवध और आगरा का संयुक्त प्रांत 1877 में। संयुक्त प्रांत जो नाम दिया गया 1937 में दिया गया है। वर्तमान जो यूपी नाम है मतलब उत्तर प्रदेश, ये जो 24 जनवरी 1950 को रखा गया था, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को यूपी स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। फिर आगे देखते हैं महत्वपूर्ण संविधान संशोधन जो हुए हैं उनके बारे में। तो जो 100वां संविधान संशोधन हुआ था 2015 में हुआ था। इसमें भारत और बांग्लादेश के बीच में जो कुछ भूखंड थे उनको लेकर के सीमा समझौता से रिलेटेड था। उसमें दोनों के बीच जो कुछ गांव थे उनका आदान प्रदान किया गया था। फिर 101वां संविधान संशोधन सबसे इम्पोर्टेंट था, 2016 में हुआ था, GST से रिलेटेड था। ये 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, जो GST एक्ट है कब से लागू हुआ, तो 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है, लेकिन हुआ कब था, 2016 में। फिर 102वां संविधान संशोधन 2018 में है। ये OBC वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। अनुच्छेद 240 के तहत इसको शायद दिया गया है, देख लेंगे। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में हुआ है। ये EWS को 10% आरक्षण देने के लिए था, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाला। फिर 104वां संविधान संशोधन क्या है, 2020 में हुआ है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में SC ST के लिए जो सीटें हैं उनकी जो समाप्ति की जो समय सीमा 70 साल थी उसको बढ़ाकर के 80 कर दिया गया है। और जो एंग्लो इंडियन के 2 सदस्य लोकसभा में मनोनीत किए जाते थे उनको भी हटा दिया गया, और विधानसभाओं में जो 1 सदस्य मनोनीत किया जाता था उसको भी हटा दिया गया है। 104वां जो संविधान संशोधन है ये अनुच्छेद 330, 332, 331 और 333 से रिलेटेड है, ठीक है। अगला है 105वां संविधान संशोधन 2021 में हुआ है। सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी कि SEBC की सूची तैयार करने की राज्यों की जो शक्ति है उसको दे दिया गया। तो 105वां संविधान संशोधन जो दिया गया है वो राज्यों को अधिकार दे दिया गया है कि अपने वहाँ वो अब जनसंख्या के हिसाब से जो OBC है उसका कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। 106वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये 2023 में हुआ था, सितंबर में हुआ था। ये है महिला वंदन अधिनियम जो आया था, ये उसी से रिलेटेड है। कौन सा, तो अभी तक 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं संविधान में, ठीक है। अगला है पंचायती राज जो है उससे संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। तो अनुच्छेद 243C जो है ये पंचायतों की संरचना की बात करता है, पंचायतों की संरचना किस तरीके से होगी। फिर अनुच्छेद 243D ये सीटों के आरक्षण की बात करता है। यूपी में जो है 33% आरक्षण है महिलाओं का, पूछा गया है। फिर अनुच्छेद 243 जो है पंचायत के लिए वित्त आयोग की बात करता है। राज्य वित्त आयोग जो गठित होगा राज्यपाल के तहत। अनुच्छेद 243 के निर्वाचन आयोग की बात करता है। पंचायत और जो नगर निगम वाले चुनाव हैं ये कौन कराता है, निर्वाचन आयोग ही कराता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर अनुच्छेद 243 ZJ
ZD जो है जिला योजना समिति बताया है। जिला योजना समिति जो है उसके जो सदस्य हैं मैक्सिमम 21 हो सकते हैं, ये क्वेश्चन आया है। अनुच्छेद 243 ZE जो है महानगरीय योजना समिति, ये भी इसी तरीके से रिलेटेड है। फिर आगे देखते हैं, तिब्बत से जो निकलने वाली नदियाँ हैं कौन कौन सी है? ब्रह्मपुत्र जो अरुणाचल प्रदेश से होकर के असम और बांग्लादेश के रास्ते बंगाल की खाड़ी में जाती है ब्रह्मपुत्र, इसको तिब्बत में सांगपो कहते हैं। सालविन नदी ये म्यांमार होकर निकल जाती है, मेकांग भी उधर निकल जाती है। सतलुज भारत और पाकिस्तान, सिंधु भी भारत पाकिस्तान, यांगसी नदी ये चाइना वाली नदी है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में विभिन्न देशों के संविधान से जो उधार मतलब ली गई चीज़ें हैं कौन कौन सी है? तुम देखते हैं कनाडा से क्या लिया गया है कि एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली है, यहाँ फेडरल ना बोल करके यूनियन ऑफ इंडिया बोला जाता है, तो वो जो अवधारणा है वो कनाडा से ली गई। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण जो हम देखते हैं, 7वीं अनुसूची जो है वो भी केंद्र संबंधों से रिलेटेड है, तो ये कहाँ से? कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होंगी, ये भी कनाडा से लिया गया है। फिर अमेरिका से क्या लिया गया? तो लिखित संविधान लिया गया है। राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है, ये भी यूएसए से है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है, ये भी यूएसए से। मौलिक अधिकार, सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो यूएसए से ही ली गई। न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा जो है ये भी यूएसए से। प्रस्तावना जो है, जो अमेरिका का राइट ऑफ बिल है उससे उसी से रिलेटेड है, जो भारत की प्रस्तावना है। अगला है कि यूनाइटेड किंगडम से उधार ली गई विशेषताएं क्या हैं? तो नाम मात्र का मुखिया जो राष्ट्रपति होता है वहाँ के राजा के समान होता है, तो कुछ कुछ चीज़ें जो समान है ये राजा की तरह लिया गया है। जो कैबिनेट प्रणाली यानी कि संसद की जो मंत्री स्तरीय प्रणाली है वो कहाँ से? ब्रिटेन से। प्रधानमंत्री का जो पद है वो भी ब्रिटेन से। संसदीय प्रकार की सरकार वो भी ब्रिटेन से। जो द्विसदनीय है अपनी संसद, लोकसभा और राज्यसभा, वो कहाँ से है? ब्रिटेन की तरह है, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तरह। फिर भाषा संबंधी जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुए हैं, इसमें इसका एक क्रम भी है। देखो 21 + 71 कितना हो जाएगा? 92 हो जाएगा। इसी तरीके से इसका है। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ है, इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। 8वीं अनुसूची जो है भाषा जो दी गई उसमें पहले शुरुआत में कितनी 14 भाषाएँ थी, बाद में 8 और जोड़ करके अब कितनी हो गई? 22 भाषाएँ हो गई हैं। तो हम देखते हैं कि जो 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ है, सिंधी भाषा को दिया गया। 21 में 71 जोड़ेंगे तो 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ है। कब? इसमें 4 जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, और 3 जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। फिर जो 92वां संविधान संशोधन हुआ है वो किससे? संथाली, बोडो, डोंगरी और मैथिली। तो पहले में 1 जोड़ी गई, दूसरे में 3 जोड़ी गई, और चौथे में 4 जोड़ी गई। तो 21 में 71 जोड़ेंगे, 92 हो जाएगा। इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, ये पूछा जाता है कौन कौन सा है। तो 92वां 2003 में हुआ है, 71वां 1992 में हुआ है, और 21वां 1967 में। फिर 42वां संविधान संशोधन हुआ है, उसमें DPSP में क्या क्या शामिल किया गया है? तो अनुच्छेद 39A शामिल किया गया है, गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता। जो नालसा एक्ट है 1987 में आया भी था, तो ये जो है इसी के तहत आया था। गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 39E कहता है शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा करने का जो प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 43 है जो उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी जो है उसको सुनिश्चित करता है। जो श्रमिक संगठन वगैरह जो बनते हैं वो इसी आर्टिकल के तहत आते हैं। अनुच्छेद 48 कहता है पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करने का जो राज्यों का दायित्व है वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। आगे देखते हैं, भारत में जो प्रमुख सूफी सिलसिले थे, भारत में इनके संस्थापक कौन है? ये क्वेश्चन पूछ देता है मेडिवल हिस्ट्री से। इस तरीके के क्वेश्चन RO में तो काफ़ी ज़्यादा आते हैं। चिश्ती जो सिलसिला था इसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संस्थापक थे। सुहरावर्दी के कौन थे? तो बहाउद्दीन जकारिया थे। कादरी सिलसिला के कौन से थे? तो सैयद मखदूम मोहम्मद जिलानी थे। सत्तारी के तो शाह अब्दुल्ला सत्तारी थे। फिरदौसी सिलसिला के शेख बदरुद्दीन समरकंदी थे। नक्शबंदी सिलसिला के कौन है? बाकी बिल्ला हैं। फिर बाबर और उसके काल की जो घटनाएं हैं ये तो काफ़ी बार पूछा गया है। पहला जो युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को, कौन सा? पानीपत का प्रथम युद्ध। खानवा का युद्ध जो हुआ है 17 मार्च 1527 को हुआ है। चंदेरी का युद्ध हुआ है जो 29 जनवरी 1528 को हुआ है। घाघरा का युद्ध जो हुआ है 6 मई 1529 को हुआ है। बाबर की जो मृत्यु है ये 26 दिसंबर 1530 को हुई है। पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। खानवा का जो युद्ध हुआ है ये राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ है। इसी में इसने 2 नारा दिया था, कौन सा? जिहाद का नारा। उसके चंदेरी का युद्ध जो है ये मेदिनी राय के बीच हुआ है 1528 में। घाघरा वाला जो युद्ध हुआ ये अफगानों के मध्य हुआ है। फिर बाबर ये क्या बोलते हैं इसका शेरशाह जो था इसी युद्ध में इसमें शामिल हुआ था। बाबर की मृत्यु
1530 में हो गई है। अगला देखते हैं, गुलाम वंश जो दिल्ली सल्तनत के वंश थे, तो पहला जो था ये गुलाम वंश था, या मामलूक वंश भी कहा गया इसको। 1206 से लेके 1290, यानी कि जो बलबन वाला है समय, तो कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के और बलबन वाला जो वंश है वहाँ तक। फिर खिलजी वंश आ गया है, 1290 से लेकर 1320 तक रहा है। तुगलक वंश 1320 से लेकर 1412 ईस्वी तक रहा है। सैयद वंश जो है 1414 से लेकर 1451, उसके बाद फिर लोधी वंश आता है, ये ज़्यादा समय तक रहा है। सबसे ज़्यादा जो रहा है वो आगे दिया भी है इसमें, तुगलक वंश रहा है, ठीक है, करीब 92 या 94 साल तक रहा है तुगलक वंश। फिर मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा चलाई गई प्रमुख परियोजनाएं कौन कौन सी थी? तो जो राजधानी परिवर्तन है, दिल्ली से देवगिरी राजधानी किया था, तो 1326 से 27 में किया है। फिर सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1330 ईस्वी में किया है। उसके बाद में 1330 से पहले इसने दुआ में कर वृद्धि की थी 1325 ईस्वी में। 1330 में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कर दिए थे। 1332 है उसमें खुरासान अभियान शुरू किए थे। कराचिल अभियान 1337 ईस्वी में किए थे। तो इनकी ये कार्यकाल था 1325 से लेकर के 1351 तक इनका कार्यकाल भी था। फिर आगे आता है, शाहजहाँ के काल में आए विदेशी नागरिक कौन कौन से थे? तो पहले आए हैं पीटर मुंडी, इतालवी यात्री थे, ये 1630 से लेकर 1634 के आसपास आए हैं। फ्रांसिस बर्नियर जो हैं फ्रांसीसी चिकित्सक थे, 1656 से लेकर 1717 तक रहे हैं। निकोलो मनुची इतालवी यात्री था, ये 1653 से लेकर 1708 ईस्वी तक रहा है। ये दारा सिकोह की जो सेना में पहले तोपची था, बाद में चिकित्सक बन गया था। फिर जीन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर फ्रांसीसी यात्री था, ये 1638 में आया है, 63 तक रहा है। इसने भारत की 6 बार यात्रा की थी। पेशे से क्या था? जौहरी था। अगला है कि घास के मैदान, और इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। जो विश्व में घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हीं के नाम क्या क्या हैं? तो उष्णकटिबंधीय जो घास के मैदान हैं उनको अफ्रीका में सवाना कहा जाता है, ब्राज़ील में कंपोज कहा जाता है, वेनेजुएला और कोलंबिया में लानोस कहा जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से हैं? प्रेरी जो है यूएसए कनाडा में है, ये उत्तरी अमेरिका में। पंपाज अर्जेंटीना में है। फिर ये दक्षिणी अमेरिका का। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका का है, ये अफ्रीका में है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के मैदान को कहा जाता है। स्टेपी जो है ये एशिया, यूक्रेन, चीन, रूस के मंचूरिया जो प्रदेश हैं वहाँ का स्टेपी जो प्रदेश है इसको कहा जाता है। फिर विश्व की सबसे बड़ी तटीय सीमा वाले देश कौन कौन से हैं? तो उसमें पहले नंबर पर है कनाडा। कनाडा की सीमा जो है विश्व की सबसे ज़्यादा बड़ी है। नॉर्वे दूसरे नंबर पर है। इंडोनेशिया तीसरे नंबर पर है। रूस चौथे नंबर पर है। क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, कनाडा पहले पे है, दूसरे पे नॉर्वे है, तीसरे पे इंडोनेशिया है और चौथे पर रूस है, क्योंकि रूस को लेकर कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है, तो रूस चौथे नंबर पर है। फिलीपींस जो है वो 5वें नंबर पर है। भारत क्या है? तो 7516 किलोमीटर तटीय रेखा लंबाई के साथ भारत जो है विश्व में 16वें नंबर पर है। तो हम लोग काफ़ी पीछे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। कनाडा पहले पे, नॉर्वे दूसरे पे, इंडोनेशिया तीसरे पे, रूस चौथे पे है। अगला है भारत, जो दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ, उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है इनका? पहाड़ियाँ और भी इसमें कमी दी गई हैं। नल्ला मलाई सबसे ऊपर, फिर नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम जो पहाड़ियाँ हैं सबसे नीचे हैं। आगे फिर देखते हैं विश्व की प्रमुख स्थानीय पवनें कौन कौन सी? इनका नाम ये कई बार पूछा जाता है। चिनूक यूएसए की है, ये गर्म हवा है, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में है, राकी पर्वत पर चलती है। अगली जो है वो फान है, ये आल्प्स पर्वत स्विट्जरलैंड में चलती है। सिराको कहाँ है? इटली में चलती है। सिमूम कहाँ है? अरब रेगिस्तान वाले एरिया में चलती है। ऑस्ट्रेलिया में ब्रिक फील्डर बोलते हैं, ये भी गर्म हवा है। नॉर्वेस्टर की न्यूजीलैंड की है। सामल कहाँ है? तो इराक और फारस की खाड़ी में। सांताना कैलिफोर्निया की है। कोयम बैंक कहाँ की है? तो जावा इंडोनेशिया की है। इसमें सिराको, सिमूम अरब रेगिस्तान की, फान आल्प्स, चिनूक, इन सब को लेकर क्वेश्चन ज़्यादा आता है। फिर जो विश्व की प्रमुख जनजातियाँ हैं उनके स्थान दिए हैं। इसमें देखते हैं जो पिग्मीज है, ये कांगो बेसिन है, जो भूमध्य रेखा अफ्रीका का एरिया है, कांगो बेसिन, वहाँ पर ये पिग्मी पाए जाते हैं। बोरो कहाँ है? ब्राज़ील के हैं। इकांथा कहाँ की है? दक्षिण अफ्रीका की है। हैदा अमेरिका की है। तारतर या उकाधिर साइबेरिया क्षेत्र की है। बद्दू अरब क्षेत्र की, ये कन्फ्यूजिंग वाला रहता है, याद रखना इसको, बद्दू अरब क्षेत्र का है, यानी कि सऊदी अरब वाला जो एरिया है। याकू टुंडा प्रदेश की है। जुलू कहाँ है? तो नेपाल प्रदेश में दक्षिण अफ्रीका वाले है। जुलू याद होगा जब गांधी जी गए थे तो इनको जुलू पदक भी दिया गया था, तो ये वहीं से रिलेटेड है। मसाई कहाँ है? तो पूर्वी अफ्रीका है। देखो मसाई और बद्दू ये कहाँ गई? पिग्मीज, इन दोनों लोग के कन्फ्यूजन रहता है। तो पिग्मीज जो है कांगो बेसिन में है। मसाई कहाँ है? पूर्वी अफ्रीका, यानी कि जो केन्या वाला एरिया है उधर पाया जाता है, हिंद महासागर की तरफ जो है, ठीक। और जो पिग्मीज है ये खास करके देखते हैं तो अटलांटिक महासागर की तरफ कांगो बेसिन है, उधर ही पाया जाती हैं। अगला है विश्व के प्रमुख जलडमरू मध्य वह हैं
वह संबंधित सागर एवं भूभाग जिनको अलग ही अलग करते हैं। तो बेरिंग सागर कहाँ है? ये आर्कटिक सागर एवं बेरिंग सागर को जोड़ता है, अलास्का और रूस को अलग करता है। ठीक है। जिब्राल्टर जो जल संधि कहाँ है? तो भूमध्य सागर अटलांटिक सागर को जोड़ती है और स्पेन व मोरक्को को अलग करती है, या यूँ कहें कि जो अफ्रीका और यूरोप है उसको भी ये अलग करती है। आगे देखते हैं। डोवर जो है जल संधि ये उत्तरी सागर और अटलांटिक सागर को जोड़ती है, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में ये अलग करती है। फिर मलक्का जो जल संधि है वो जावा सागर और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है, मलाया जो है मलाया सुमात्रा को अलग करती है। ठीक है। फिर फ्लोरिडा जल संधि जो है ये मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक सागर को जोड़ती है, फ्लोरिडा एवं वेस्ट इंडीज़ के बीच में ये है स्थित है। पाक जो जल संधि है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ती है, भारत श्रीलंका को ये अलग करती है इस तरीके से। फिर अगला है भारत की जो प्रमुख एल्यूमिनियम कंपनी है उनकी अवस्थिति कहाँ है? तो बाल्को कहाँ है? कोरबा छत्तीसगढ़ में है। ये सोवियत संघ की सहयोग से स्थापित हुई थी। हिंडाल्को यूपी में है। रेणुकूट उत्तर प्रदेश यूएसए की सहयोग से स्थापित हुई थी। नालको कहाँ है? दामनजोड़ी उड़ीसा में, फ्रांस के सहयोग से। इंडाल्को हीराकुंड उड़ीसा में, कनाडा के सहयोग से। माल्को सलेम तमिलनाडु की है, इटली के सहयोग से। माल्को को मैटूर से याद कर लो तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। माल्को मैटूर। इंडाल्को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो होता है हिंडाल्को यूपी में, इसको भी एकदम सेपरेट कर लो, समस्या रहती है। बाल्को, नाल्को और इंडाल्को। इंडाल्को जो है नाल्को और जो इंडाल्को दोनों उड़ीसा में है। ठीक है। बाल्को जो है ये कोरबा छत्तीसगढ़ में है। यही तीन को लेकर ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। बाकी हिंडाल्को माल्को ये दोनों एक यूपी में है और एक तमिलनाडु में है। फिर अगला हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन है। पंजाब हिमालय कहाँ है? तो सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य में है। कुमायूं हिमालय सतलज एवं काली नदियों के मध्य में है। नेपाल हिमालय कहाँ है? तो काली एवं तीस्ता नदियों के बीच में है। असम हिमालय तीस्ता एवं दिबांग नदियों के बीच में पड़ता है ये। भारत के प्रमुख दर्रे कहाँ कहाँ स्थित है इनकी, इसको भी देख लेते हैं। चांगला दर्रा कहाँ है? लद्दाख में है। खारदुंग दर्रा ये भी लद्दाख में है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। माना भी उत्तराखंड में है। नीति दर्रा उत्तराखंड में है। नाथुला सिक्किम में है। जेलेपला सिक्किम। तो नाथुला और जेलेपला दोनों जो है सिक्किम में है, ये तिब्बत से जोड़ते हैं। तुजू दर्रा मणिपुर में है। मणिपुर का इकलौता दर्रा इसमें ज़्यादातर पूछा जाता है जो। बोमडीला दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश का। यांग्याब दर्रा अरुणाचल प्रदेश का। दिफू भी अरुणाचल प्रदेश का। चंकन दर्रा ये भी अरुणाचल प्रदेश का। तो दिफू ज़्यादा पूछा जाता है, तुजू पूछा जाता है, ये दोनों तो इंपॉर्टेंट है ही। उत्तराखंड वाले भी इंपॉर्टेंट हैं। आगे इधर दक्षिण में देखते हैं कौन कौन से हैं। तो पश्चिमी घाट में जो थाल घाट नासिक से मुंबई के बीच में स्थित है। भौर घाट मुंबई और पुणे के बीच में है। पाल घाट जो है कोयम्बटूर और कोचीन के बीच है। इनका क्रम भी है। थाल घाट, भौर घाट, पाल घाट, सेनकोट्टा जो है वो और नीचे है। तिरुवनंतपुरम एवं मदुरई के बीच स्थित है। महत्वपूर्ण शब्दावली कौन कौन सी हैं? ये खास करके डिजीज से रिलेटेड हैं। एंडेमिक जो है जब कोई रोग किसी विशेष क्षेत्र जनसंख्या में स्थायी रूप से विद्यमान रहता है तो यह स्थिति एंडेमिक कहलाती है। स्थानीय रोग को एंडेमिक कहा जाता है। एपिडेमिक क्या होता है? तो किसी निश्चित जनसंख्या में बड़ी संख्या में लोगों में जो कम समय में तेज़ी से प्रसार करता है वो एंडेमिक कहलाता है। ये संक्रामक रोग भी इसको कहते हैं, बहुत तेज़ी से फैलता है कम समय में। पैंडेमिक जो है एंडेमिक की ही वैश्विक स्थिति जो है इसको पैंडेमिक कहा जाता है, जिसे कोरोना देखते हैं। फिर महत्वपूर्ण दिवस कौन कौन से हैं? विश्व तंबाकू निरोध दिवस कब है? तो ये 31 मई को होता है। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को। हम करंट अफेयर्स में कोशिश करेंगे कि ये जो जितने दिवस हैं इनकी थीम क्या क्या है, क्योंकि मेन क्वेश्चन अब थीम से आता है, कहाँ मनाया गया या कहाँ मनाया गया और थीम क्या है। अब पीसीएस में तो खाली दिवस देकर नहीं जल्दी पूछता है। फिर भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? ये है भोपाल में। मैनेजमेंट जो संस्थान है वो भोपाल में है और जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो देहरादून में है। भारतीय वन प्राणी संस्थान देहरादून में है। हिमालयन पर्यावरण एवं विकास संस्थान अल्मोड़ा में है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान यानी कि कजरी नाम से बहुत पहले से फेमस है, कहाँ? जोधपुर में स्थित है। आगे देखते हैं। ये करंट अफेयर्स इनकी करंट प्रहार मैगजीन है जो यूपी पीसीएस को ही टारगेट करके बनाई गई है। कोशिश करेंगे कि अगर हो सकेगा तो इसको कवर करा दें। ठीक है। अगला है प्रदूषक और उससे प्रभावित अंग कौन कौन से हैं? तो एस्बेस्टस धूल से प्रभावित क्या होता है? फेफड़ा। ये कई बार मिलान करने के लिए आता है। एस्बेस्टस धूल से फेफड़ा प्रभावित होता है। शीशा से केंद्रीय नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो CO है उससे रक्त धाराएँ, ये जो हीमोग्लोबिन से कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, रक्तधाराओं को प्रभावित करता है। पारा से उदर प्रभावित होता है। फ्लोराइड से जो है दांत प्रभावित होते हैं।
अगला है नवीकरणीय गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन कौन कौन से हैं? तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, कचरे से उत्पादित ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा जो है, ये सारी कितनी हैं? ये नवीकरणीय रिन्यूएबल एनर्जी के तहत आती हैं। प्रमुख समस्थानिक और उनका प्रयोग किस किस में होता है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। यूरेनियम 235 का चट्टान की आयु ज्ञात करने में, सोडियम 24 का रक्त के थक्के का पता लगाने में, कोबाल्ट 60 का क्या है? तो रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में, आर्सेनिक 74 का है तो ट्यूमर का पता लगाने में, फास्फोरस 32 का ये भी ल्यूकीमिया, ये भी कैंसर से रिलेटेड है। आयोडीन 131 क्या है? तो थायराइड ग्रंथि के उपचार में भी यूज किया जाता है। महत्वपूर्ण प्राकृतिक अम्ल कौन कौन से है? तो सिरका जो है, सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। संतरा नींबू जो है सिट्रिक एसिड पाया जाता है। जितने भी नींबू प्रजाति पौधे हैं, संतरा नींबू, इनमें सिट्रिक पाया जाता है। इमली अंगूर में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। उसका पालक में भी ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। चींटी, बिच्छू का डंक, इनमें मेथनोइक अम्ल, इसको फार्मिक अम्ल भी कहते हैं। चींटी, बिच्छू का डंक, ये मेथनोइक अम्ल कहा जाता है इसको। आगे देखते हैं कांच तथा उनका प्रयोग किस किस में होता है? ये भी क्वेश्चन कई बार आया है। फ्लिंट कांच का कैमरा दूरबीन के लेंस में, पायरेक्स कांच का प्रयोगशाला में उपकरण के रूप में, सोडा कांच जो होता है ट्यूबलाइट बनाने में, क्रुक्स कांच जो होता है धूप चश्मा। इसमें एक बार क्वेश्चन ये भी आया है कि कौन सा जो कांच है वो पराबैंगनी विकिरण को रोकता है? तो क्रुक्स कांच है यही, क्योंकि धूप चश्मे जो है वो पराबैंगनी विकिरण को ही रोकते हैं। जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी? तो हार्टिकल्चर उद्यान विज्ञान से संबंधित है। फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती से संबंधित है। पोमोलॉजी जो है फलों के अध्ययन से संबंधित है। एंथोलॉजी पुष्पों के अध्ययन से संबंधित है। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से संबंधित है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। एंटमोलॉजी कीटों के अध्ययन से संबंधित है। और ऑर्निथोलॉजी जो है ये पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है। अगला है विटामिन और उनकी कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन ए की कमी से रेटिनॉल यानी कि रतौंधी रोग। विटामिन सी, इसका जो साइंटिफिक नेम का है रेटिनॉल एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी को कहते हैं, स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल कहते हैं, रिकेट्स बच्चों में हो जाता है और ऑस्टियोमोलासिस वयस्कों में हो जाता है। विटामिन ए टोकोफेरॉल, ये जनन शक्ति से रिलेटेड हार्मोन है, सॉरी हाँ विटामिन है। फिर विटामिन के का है जो फाइलोक्विनोन, रक्त का थक्का न बनना, इसकी कमी से होता है। और जल में घुलनशील कौन से हैं? जल में घुलनशील है बी, विटामिन बी और सी। बाकी सारे जो हैं बी सी को छोड़ करके बी के जितने भी वेरिएंट हैं ये सारे जल में घुलनशील हैं। बाकी जितने भी विटामिन है वो जल में घुलनशील नहीं हैं। इसको बिस्लेरी से भी याद कर सकते हैं। तो बिस्लेरी बी सी दोनों जल में घुलनशील हैं। प्रमुख फल व उपयुक्त जलवायु कौन कौन सी है? तो चावल के लिए उष्ण और आर्द्र जलवायु चाहिए। गेहूं के लिए उपोष्ण और शीतोष्ण जलवायु चाहिए। ज्वार के लिए शुष्क जलवायु चाहिए। कपास के लिए अर्ध शुष्क जलवायु चाहिए। पाकिस्तान के शहरों का जो उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है? इस्लामाबाद सबसे उत्तर, लाहौर, फिर मुल्तान, फिर कराची जो है दक्षिण में है। आगे कौन कौन से हैं? संवैधानिक विकास के जो अधिनियम आए थे उनके बारे में। पहला जो आया था 1773 का चार्टर एक्ट आया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने का जो पहला कदम था। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। वारेन हेस्टिंग पहला गवर्नर जनरल था बंगाल का। कोलकाता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी जिसमें 3 न्यायाधीश के अलावा एक मुख्य न्यायाधीश थे। एलिजा एम्पे जो थे मुख्य न्यायाधीश थे। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया है। इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। इसमें राजनीतिक और जो वाणिज्यिक कार्य थे उसको पृथक कर दिया गया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है इसकी स्थापना हुई। ये क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है ये वाणिज्यिक कार्यों को देखता है और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है राजनीतिक कार्यों को देखता है। ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण दे दिया गया है। कौन सी? ब्रिटेन की जो सरकार थी उस पर। ठीक है, अगला है 1793 का चार्टर एक्ट। इसमें भारत में व्यापार के लिए एकाधिकार को अगले 20 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य हैं के जो भुगतान हैं वो भारतीय राजस्व से किए जाने लगे थे। 1813 का चार्टर एक्ट आया है। इसमें चाय व चीन को छोड़ करके बाकी कंपनी के जितना भी एकाधिकार थे सारे समाप्त कर दिए गए। ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति दे दी गई है। यहीं से भारत का ईसाईकरण ज़्यादा हुआ है। स्थानीय सरकारें हैं उनको व्यक्तियों पर कर लगाने का अधिकार दे दिया गया था। और इसी में 1 लाख रुपये जो है पर ईयर खर्च करने के लिए, शिक्षा पर खर्च के लिए पहली बार 1813 के चार्टर एक्ट के तहत आया है। अगला है क्या है? 1833 का चार्टर एक्ट। इसमें देखते हैं तो बंगाल के जो गवर्नर जनरल है उनको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। विलियम बेंटिक जो है ये भारत के पहले गवर्नर जनरल बने हैं। फिर सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया था। मतलब प्रावधान इसमें कर दिए गए थे, लेकिन हुआ 1853 के बाद से। मद्रास और मुंबई के गवर्नर को विधायिका संबंधी जितने कार्य थे उनसे वंचित कर दिया गया। इस यहाँ एक तरीके से देखें तो केंद्रीकरण की शुरुआत है, क्वेश्चन पूछा गया है, वो कहाँ से हुई है? तो
इसी के तहत हुई है, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। 1853 का चार्टर एक्ट क्या है, पहली बार गवर्नर जनरल की जो परिषद है उसमें क्या है, विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों के लिए अलग कर दिया गया है। तो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया है। फिर है 1854 में सिविल सेवा के संबंध में मैकाले की जो नियुक्ति जो है सिविल सेवा संबंधी, इसी के बाद यहाँ से जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे उनका जो चयन हुआ था 1854 में, ये जो बनी थी कमेटी, इसके बाद ही हुआ है। फिर 1858 का भारत सरकार अधिनियम आया। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके बाद ही आया था। गवर्नर जनरल का पद नाम बदल कर क्या कर दिया गया, या वायसराय कर दिया गया है। लॉर्ड कैनिंग जो भारत के पहले वायसराय बने हैं। एक नया पद सृजन किया गया है, क्या, राज्य सचिव का सृजन किया गया है। ये जो ब्रिटेन की कैबिनेट होती थी उसका सदस्य होता था। फिर 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया जो एक सलाहकार परिषद थी। आगे चल करके देखते हैं 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम आया है, इसमें कहा गया है कि जो कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है। इसमें 3 लोग शामिल किए गए थे। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को, बनारस के राजा थे, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया था। फिर अगला देखते हैं आपातकाल जो है। आपातकाल में जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है किसको दी गई, वायसराय को। आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसको, वायसराय को दी गई थी। बंगाल उत्तर पश्चिमी प्रांत, सीमा प्रांत पंजाब में क्रमशः 1862, तो बंगाल 1862, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में 1866 और पंजाब में 1897 में विधान परिषद का गठन किया गया है। अगला जो आता है 1892 का भारत परिषद अधिनियम आता है। इसमें विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि करने, बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकार कर दिया गया जो विधान परिषद है उसमें सदस्यों को। फिर 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम आता है, इसमें क्या है, केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषद के आकार में वृद्धि हुई है, विधान परिषद के कार्यों का दायरा बढ़ा है। अनुपूरक प्रश्न, तो 1892 वाले में अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, खाली प्रश्न पूछने का अधिकार था। फिर बजट पर संकल्प रखने का अधिकार दे दिया गया है। इसमें जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व वाला जो शुरुआत हुई है वो 1909 के अधिनियम से ही हुई है। पार्लियामेंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है इसको। फिर भारत शासन अधिनियम 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है इसको। इसमें क्या है कि केंद्रीय प्रांतीय जो विधान परिषदें हैं को अपनी सूचियों में विधान बनाने का इसमें अधिकार दे दिया गया। तो प्रांतीय जो स्वायत्ता है, प्रांतीय स्वायत्ता की क्वेश्चन पूछा गया है, शुरुआत कहाँ से होती है, इसी 1919 के अधिनियम से होती है। फिर विषयों को पुनः 2 भागों में बांटा गया है। प्रांतों में डोयार्की सिस्टम जो है, द्वैध शासन प्रणाली, वो भी इसी को कहते हैं। 2 भागों में बांटा में, तो हस्तांतरित और अर्चित विषय, शासन की दोहरी व्यवस्था का और प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था, शासन की द्वैध प्रणाली और प्रांतीय स्वायत्ता, तीनों चीज़ें इसी में शुरू की गई हैं। और निर्वाचन हुई 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। केंद्रीय बजट का जो था वो राज्य के बजट से अलग कर दिया गया। फिर भारत शासन अधिनियम 1935 में आया है। इसमें क्या प्रावधान थे, तो अवशिष्ट जो शक्तियाँ थी वो उसको वायसराय को दी गई हैं। ये क्वेश्चन आया है। तो शासन की व्यवस्था समाप्त कर दी गई जो राज्यों में थी, इसको कहाँ लगा दिया गया है, केंद्र के स्तर पर लगा दिया गया है। 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया है। फिर जो 1858 में भारत परिषद बनी थी, यहाँ जो केंद्रीय विधान परिषद है ये जो द्विसदनीय विधान परिसभा 1919 के ही तहत गठित हुई थी। संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना के साथ प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन की बात कही गई। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की व्यवस्था की गई है। आगे देखते हैं क्या था, संवैधानिक सभा के जो महत्वपूर्ण कार्य थे उसकी बात कही गई। तो इसमें राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन कब, मई 1949 में हुआ है। राष्ट्रध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया है। राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को, राष्ट्रीय गीत को भी 24 जनवरी 1950 को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो पहले राष्ट्रपति चुने गए हैं वो भी 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई है 24 जनवरी 1950 को हुई है। लेकिन संविधान जो है उसको अपनाया गया है कब, 26 नवंबर 1949 को ही अपना लिया गया है। उसके कुछ प्रावधान जो थे उसमें नागरिकता है, और जो नागरिकता से रिलेटेड खास करके आपातकाल वगैरह उनको 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। तो संविधान को अपनाने की जो तिथि है वो 26 नवंबर 1949 है, और लागू करने की जो तिथि है वो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ है। पुराणों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं, तो भारतीय इतिहास कथाओं का जो सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण है वो पुराणों से मिलता है। इसके रचयिता कौन थे, लोम महर्षि ऋषि अथवा उनके पुत्र जो उगश्रवा थे। उनकी पुराणों की जो टोटल संख्या कितनी 18 है। केवल 5 में जो है मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मण पुराण, भगवत पुराण में राजाओं की जो वंशावली है उसकी नाम दिए गए हैं। पुराणों में सबसे जो प्राचीन है कौन सा है, मत्स्य पुराण है।
मौर्य वंश का जो उल्लेख है ये किसमें, ये क्वेश्चन आया है। मौर्य वंश का उल्लेख इसमें विष्णु पुराण में है। गुप्त वंश का उल्लेख इसमें वायु पुराण में है। सातवाहन वंश का उल्लेख इसमें मत्स्य पुराण में है। राजतंत्र के साथ कृषि संबंधी विवरण किसमें है, अग्नि पुराण में दिए गए हैं। प्रमुख दर्शन हैं, उनके प्रवर्तक कौन कौन से हैं, तो इसमें सबसे पहला जो है योग पतंजलि हैं। सांख्य दर्शन के कपिल हैं। न्याय के कौन है, गौतम हैं। ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। वैशेषिक के कणाद हैं। उत्तर मीमांसा के बादरायण हैं। पूर्व मीमांसा के जेमिनी हैं। कोई ना कोई क्वेश्चन, मतलब जरूरी नहीं खर्चा रहा है, लेकिन यह कि क्वेश्चन आ जाता है इससे। वैदिक कालीन नदियों के प्राचीन नाम क्या हैं, तो कुभा काबुल नदी वर्तमान है। वितस्ता झेलम का नाम था पुराना। रावी का नाम पुराना नाम परसुड़ी। गोमती गोमल। गंडक नदी जो है सदानीरा नाम था। सतलज का शतद्री था। व्यास का विपाशा था और चेनाब का अस्किनी था। बुद्ध के जीवन से संबंधित जो प्रतीक हैं, धर्म के प्रतीक, उनका क्या क्या नाम है, तो जन्म जो है, जन्म का प्रतीक कमल था। गृहत्याग का घोड़ा। ज्ञान का पीपल यानी बोधि वृक्ष। निर्वाण का पद चिन्ह है। मृत्यु का स्तूप है। प्रथम उपदेश जो है धर्मचक्र प्रवर्तन चक्र है। विभाग और उनके से संबंधित सुल्तान कौन कौन से थे, तो दीवान अर्ज जो है सैन्य विभाग था, बलबन ने स्टार्ट किया था। दीवान मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी के समय स्टार्ट हुआ था, वित्त विभाग से संबंधित था। दीवान रियासत, ये भी अलाउद्दीन खिलजी के समय, ये बाजार नियंत्रण विभाग था। दीवान अमीर को ही मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विभाग से रिलेटेड था, कि किसानों को मदद करने के लिए शुरू किया था। अगला है दीवान बंदगान, ये फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किया था, गुलामों का विभाग था। दीवान खैरात, ये भी फिरोज शाह तुगलक के समय था, दान विभाग था ये। दीवान इस्ताहक, ये फिरोज शाह तुगलक के समय पेंशन विभाग था। मंत्री और उससे संबंधित विभाग कौन कौन से थे, तो खजीन जो है ये कोषाध्यक्ष था। आरिफ मुमालिक कौन सा, सैन्य विभाग का प्रमुख था। बरीद मुमालिक गुप्तचर विभाग का, तो गुप्तचर को बरीद कहा जाता था सल्तनत काल में। अगला है दीवान बंदगान, ये दास विभाग का प्रमुख होता था। वकील दर, सुल्तानत जो सुल्तान थे उनकी व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल कौन, वकील दर करता था। काजी उल कजार जो था ये न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था, लेकिन सबसे बड़ा न्याय का सर्वोच्च अधिकारी जो होता था राजा था। राजा के बाद जो देखता था वो था काजी उल कजाद। फिर मुशरिफ मुमालिक, विभागों से प्राप्त आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। क्या नाम था इसका, मुशरिफ मुमालिक नाम था। राजस्व कर व्यवस्था क्या क्या थी किसके समय, तो उस जो है ये मुसलमानों से लिए जाने वाला कर था, तो मुसलमानों से लिए जाने वाला ये भूमि कर था। उसर खराज जो है ये गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर था। जक़ात जो है ये मुसलमानों पर धार्मिक कर था, संपत्ति का 40वां हिस्सा था। और जजिया जो था ये गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर था। यानी कि जक़ात और जजिया दोनों जो थे धार्मिक कर थे, उसर और खराज जो थे ये भूमि कर थे। विजयनगर साम्राज्य की जो प्रशासनिक इकाई थी, देखो गुप्त साम्राज्य का ऊपर दिया था, अभी विजयनगर का, दोनों का ही पूछा गया है। प्रांत को मंडल, कोट्टाम या बालनाडु जिला कहा जाता था। नाडु उसके नीचे होते थे। नाडु के नीचे मेल ग्राम 50 गाँव का समूह, और उर्ग्राम जो होता था ये सबसे छोटी इकाई होती थी। बहमनी राजा उनके वंश कौन कौन से हैं, ये कई बार पूछा गया है। बीजापुर की आदिल शाही, अहमदनगर में निजाम शाही थी, बरार की इमाद शाही थी, गोलकुंडा कुतुब शाही थी, कुली कुतुब शाह ने स्थापना की थी, बीदर की बरीद शाही। और आगे देखते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण कांग्रेस अधिवेशन जो हैं उनमें क्या क्या हुआ था, कुछ विशेषताएं भी उनकी हैं। 1887 का जो अधिवेशन मद्रास में हुआ था, बदरुद्दीन तैयब जो थे इन्होंने अध्यक्षता की थी, ये प्रथम मुस्लिम कांग्रेस के अध्यक्ष हुए हैं। 1888 का इलाहाबाद में हुआ था, इसके जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल थे, जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। 1896 का कोलकाता में हुआ है, रहीमतुल्लाह सयानी, ये पहली बार वंदे मातरम जो है इसी में गाया गया है। 1906 में कोलकाता का अधिवेशन हुआ है, दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द जो है इसी में दिया गया था। 1911 का कोलकाता पंडित विशन नारायण दर की अध्यक्षता में हुआ है, कहाँ, कोलकाता में, पहली बार जनगण मन गाया गया है, तो 1911 में गाया गया है। 1917 में कोलकाता में फिर हुआ है, एनी बेसेंट जो है प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है। 1916 वाला भी इम्पॉर्टेंट है, लखनऊ में हुआ था, अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। इसमें कांग्रेस के दोनों दल थे उनका मिलन हुआ था, कांग्रेस लीग का समझौता हुआ था, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। 1923 का दिल्ली में हुआ है, अबुल कलाम आज़ाद सबसे युवा अध्यक्ष थे, अबुल कलाम आज़ाद 1923 में। 1925 में हुआ है कानपुर में, सरोजिनी नायडू जो थी पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी है, कौन, सरोजिनी नायडू। 1924 में हुआ था कहाँ, बेलगांव में हुआ था, गांधी जी एकमात्र अध्यक्ष जो बने हैं, वो बेलगांव वाला जो हुआ था कर्नाटक में, वही बने हैं गांधी जी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हैं 1925 में कानपुर में हुआ था। 1929 में लाहौर में हुआ है, जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, यही 31 दिसंबर को जो हुआ था
लाहौर में, ठीक है। 1931 में हुआ है कराची, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। यहाँ क्या है तो मौलिक अधिकारों की जो मांग है, इसको प्रस्ताव को नेहरू ने पेश किया था और जो अध्यक्षता की थी वो पटेल ने की थी। 1937 का जो है फैजपुर में हुआ है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा है अध्यक्षता की गई। गांव में आयोजित होने वाला ये पहला अधिवेशन है, ठीक है। उसके बाद हरिपुरा और जो त्रिपुरी हैं, इन दोनों की अध्यक्षता किसने की थी तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। त्रिपुरी में ही इन्होंने गांधी जी के जो कैंडिडेट थे पट्टाभी सीतारमैया, उनको हराया था। अगला महत्वपूर्ण जो सामाजिक सुधार हुए हैं अधिनियम, शिशु वध प्रतिबंध किसके समय, लॉर्ड वेलेजली के समय आया है। सती प्रथा पर प्रतिबंध विलियम बेंटिक के समय 1829 में। वेलेजली का कार्यकाल 1799 से 1804 के आसपास रहा था। फिर दास प्रथा पर प्रतिबंध तो एलन बरो के समय 1843 में आया था, लॉर्ड एलन बरो। हिंदू विधवा पुनर्विवाह कनिंग के समय ईश्वरचंद्र विद्यासागर का इसमें बहुत बड़ा योगदान था। नेटिव मैरिज एक्ट नॉर्थब्रुक के समय आया था 1872 में। फिर एज ऑफ कंसेंट लांसडाउन के समय आया था 1891 में। इसमें पूछा जाता किसके सहयोग से, तो BM मालाबारी जो थे भारत के, उनके सहयोग से आया था। फिर शारदा एक्ट 1929 में लॉर्ड इरविन के समय आया है। हरिप्रसाद शारदा जो थे उनके नाम पर इसका एक्ट का बना था ये। इतिहास के काल कौन कौन से रहे हैं तो प्रागैतिहासिक काल जो है, जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं है उसको प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। आदि ऐतिहासिक काल जो है लिपि के साक्ष्य मौजूद है लेकिन पढ़े नहीं जा सके हैं। ऐतिहासिक काल क्या है तो जिसके साक्ष्य भी मौजूद हैं और पढ़े भी जा सके हैं। प्राचीन जो प्रमुख समाचार पत्र हैं उनके संस्थापक और स्थान कहाँ कहाँ से, तो पहला जो है बंगाल गजट है, जेम्स अगस्टस हिक्की 1780 कोलकाता से प्रकाशन हुआ था, भारत का पहला समाचार है ये। फिर मद्रास कोरियर 1784 में मद्रास से प्रकाशित हुआ, प्रथम समाचार पत्र है मद्रास से प्रकाशित होने वाला। समाचार दर्पण जो है विलियम कैरी है 1818 में कोलकाता से प्रकाशित हुआ था, प्रथम बांग्ला साप्ताहिक ये, प्रथम बांग्ला साप्ताहिक समाचार। मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय द्वारा 1822 में कोलकाता से फारसी पत्रिका थी, प्रथम फारसी पत्रिका। फिर बॉम्बे समाचार है 1830 में मुंबई से स्थापित प्रकाशित हुई है। गुजराती में प्रथम समाचार पत्र है जाम ए जहानुमा कहाँ से, 1822 में कोलकाता से। उर्दू में प्रथम समाचार पत्र है उदंत मार्तंड जुगल किशोर शुक्ला द्वारा स्थापित प्रकाशित हुआ था 1826 में, ये भी कोलकाता से। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र, मतलब हिंदी का समाचार पत्र है और प्रकाशित कहाँ से हुआ है, कोलकाता से। प्रमुख ट्रेड यूनियन और उनसे संबंधित दल कौन है, तो जो भारतीय मजदूर संघ है ये भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड है। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन जो है ये आज़ादी से 3 महीना पहले स्थापित हुआ था, 1947 में हुआ था स्थापना। ये क्वेश्चन एक जगह कहीं पूछा गया है इसलिए हमको याद आ गया। और यूनाइटेड इंडियन ट्रेड कांग्रेस ये कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है कम्युनिस्ट पार्टी, ये 1920 में जो स्थापना हुई थी ये वही है। लाला लाजपत राय अध्यक्ष बने थे और बैप्टिस्टा वगैरह जो थे इसमें शामिल हुए थे। फिर प्रमुख समाज सुधारक और उनसे संबंधित कार्यपद कौन कौन, टीके करवे सचिव हैं, विडो रीमैरिज एसोसिएशन। JED बेथुन जो थे कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना उन्होंने की थी। ईश्वरचंद्र विद्यासागर कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। BM मालाबारी ये पारसी समाज सुधारक थे। बाल विवाह के विरुद्ध संघर्ष इन्होंने प्रारंभ किया था। पर्यावरण से संबंधित सम्मेलन हुए हैं तो इसमें पूछा जाता है कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है इसमें कौन सी कार्बन क्रेडिट की व्यवस्था जो है किसमें क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है। स्टॉकहोल्म जो सम्मेलन हुआ है 1972 में हुआ था। 5 जून को जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, इसका कारण मेन यही है कि 5 जून को स्टॉकहोल्म में सम्मेलन हुआ था, पर्यावरण दिवस घोषित किया गया था। कार्टाजेना प्रोटोकॉल जैव विविधता से संबंधित है, 2003 से प्रभावित है। नागोया प्रोटोकॉल इसमें जैव विविधता से संबंधित आइची लक्ष्य जो हैं, जापान के शहर आइची है वहीं हुआ था, इसलिए क्या है तो नागोया प्रोटोकॉल आया था। आइची लक्ष्यों की घोषणा की गई थी जो टोटल 20 हैं। Rio+20 2012 में हुआ, रियो डी जेनेरिया में आयोजित हरित अर्थव्यवस्था एवं सतत विकास से संबंधित ये है। 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसी के 20 साल बाद 2012 में फिर से रियो में सम्मेलन हुआ था, उसी को Rio+20 कहते हैं। अगला है भारत के जो प्रमुख पर्यावरणीय अधिनियम हैं, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में कई बार पूछा गया, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में आया है, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में, ओजोन क्षयकारी पदार्थ विनियमन और नियंत्रण अधिनियम 2000 में आया है, जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया है। इसमें 1973 में आया है आपका प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये 1973 में आया है, पूछा गया है कई बार।
और 1986 वाला कौन सा था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है 1986 में आया है, वो भी काफ़ी बार पूछा गया है। प्रमुख प्रजाति के प्रकार कौन है? कीस्टोन प्रजाति जो होती है, ये ऐसी प्रजाति जो संख्या में कम होती है लेकिन उनका महत्व अधिक होता है। जैसे बाघ, जैसे टाइगर रिजर्व जो बनाए जाते हैं तो उसमें टाइगर का ही कंजर्वेशन नहीं होता है, उसका जो हैबिटेट होता है आसपास का वो भी कंजर्व हो जाता है, तो इसीलिए इनको कीस्टोन प्रजाति कहा जाता है। फिर जो संकेतक प्रजाति हैं, इसमें कौन कौन सी आती हैं? जो परिवर्तन के बारे में सूचना देती हैं, जैसे लाइकेन है। लाइकेन क्या है? वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक है। तो जहाँ भी SO2 की मात्रा बढ़ती है वहाँ ये लाइकेन ख़त्म होने लगते हैं। स्थानीय प्रजाति क्या है? तो लोकल प्रजाति जहाँ की निवासी हैं, जैसे पश्चिमी घाट का वो लाइन टेल्ड मकाक जो है ये वहाँ का है, लोकल है। एलियन प्रजाति क्या है? तो बाहर से लाई गई प्रजाति, जैसे चाय चीन से और आलू पुर्तगाल से आई है, तो ये एलियन प्रजाति एक तरीके से कही जाएगी। अम्ब्रेला प्रजाति कौन सी है? तो जो पूरे पारतंत्र के संरक्षण के लिए जानी जाती है, जैसे एक सिंग वाला गैंडा, टाइगर, ये सब अम्ब्रेला प्रजाति में भी आते हैं। कीस्टोन प्रजाति भी कहा जाता है इनको, अम्ब्रेला मतलब एक के संरक्षण से बाकियों का संरक्षण हो जाता है। फ्लैगशिप प्रजाति क्या है? तो जो किसी पारतंत्र की पहचान बनती है, जैसे मणिपुर में केवल लामजाओ जो राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ जो हिरन पाया जाता है वो क्या है? तो फ्लैगशिप प्रजाति, मतलब उसकी पहचान यूनिक है। ये सुंदरबन में जो बंगाल टाइगर पाया जाता है। भारत के 4 प्रमुख हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं? ये भी कई बार क्वेश्चन आया है। तो हिमालय, जो पूर्वी हिमालय वाला एरिया है वो आता है। इंडो बर्मा वाला क्षेत्र आता है भारत का, म्यांमार से लगा हुआ, और जो अंडमान निकोबार वाला जो क्षेत्र है, सुंडालैंड, वो भी उधर ही से आता है। पश्चिमी घाट तो पूरा आता है, श्रीलंका, पश्चिमी घाट, ये 4 क्षेत्र हैं हिमालयन, वो भी पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा, सुंडालैंड और पश्चिमी घाट वाला एरिया जो है। फिर है विकास के आधार पर प्रदूषक के प्रकार कौन कौन से हैं? तो जो प्राथमिक प्रदूषक हैं वे पदार्थ जो सीधे स्रोत से निर्मित होते हैं, उनका विकास रासायनिक क्रिया से नहीं होता, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और NO, ठीक, नाइट्रोजन ऑक्साइड। फिर द्वितीय प्रदूषक कौन कौन? ऐसे प्रदूषक जो प्राथमिक प्रदूषक से अभिक्रिया करके बनते हैं, जैसे पैन, इनको पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट कहा जाता है। पैन कई बार पूछा गया है। SO3, ओजोन, HNO3, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, और कौन सा है? SO4, फिर H2O2, ये सारे क्या हैं? सेकेंडरी प्रदूषक हैं। आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, फिर आगे कल करेंगे, ठीक है। आज के लिए यहीं तक था, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बाकी आप लोग रिवीजन करते रहिए, कम समय में ज़्यादा तैयारी के लिए ये सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। ओके, धन्यवाद।